गर्मी में 5 जुगाड़ू बहू का तरबूज खेती और ससुराल। न जाने कैसी लड़की है ये। मीरा को तो मैंने सुबह ही बोला था कि खाना बनाने के बाद शाम के लिए उपले निकाल कर रख दे, लेकिन मेरी बात तो जैसे इसके समझ ही नहीं आती है। अब मुझे ही ऊपर कोठे पर रखे उपले उतारने होंगे। चलो अब ऊपर से उतार ही लाती हूँ। तभी यशोदा का पैर जलती हुई गर्म आग पर पड़ जाता है। आ, हे भगवान, ये नीचे क्या रखा हुआ था? मेरा तो पैर ही जल गया। ये तो पूरे पैर में जलन हो रही है। ये सब उस मीरा का ही किया धरा है। दो बहनें तो बाप की तबीयत का बहाना बनाकर मायके भाग गई, तो बीमारी का कहना बनाकर अपने घर में पड़ी है। और इस मीरा को तो ढंग से काम भी नहीं आता। सारा दिन इसके साथ मिलकर काम करवाओ तब जाकर काम करती है। क्या फायदा ऐसी बहुओं का। अब तो और ज्यादा जलन होने लगी। आज तो इस मीरा को नहीं छोड़ूंगी मैं। इसी की वजह से मेरा पैर जला है। मीरा, अरे ओ मीरा, कहाँ है तू? रुक, अभी तुझे बताती हूँ। जी माँ जी, क्या बात है? आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं? अरे करमजली, तूने तो आज मेरा पूरा पैर ही जला डाला। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। ये ले, आज तो मेरा सारा गुस्सा तुझ पर ही उतार दूंगी। माँ जी, मुझे मत मारो, छोड़ दो माँ जी। मुझे लग रही है माँ जी, प्लीज मुझे छोड़ दो। आखिर आप मुझे इतना क्यों मार रही हैं? अरे करमजली, तूने चूल्हे की आग को बाहर निकाल कर रख दिया था ना, जिसकी वजह से मेरा पैर ही जल गया। अब तो मेरा चलना भी दुश्वार हो जाएगा। लेकिन माँ जी, मैंने तो चूल्हे से बाहर कोई राख नहीं निकाली थी। ये तो और ज्यादा जलन होने लगी। और तू बकवास बंद कर और जाकर जलने वाली क्रीम लेकर आ और मेरे पैरों में जल्दी से लगा, नहीं तो पैर में छाले पड़ जाएंगे। कुछ दिनों बाद। ये तुम क्या बोल रही हो यशोदा? अभी इन सभी की नई नई शादी हुई है और तुम इन्हें मायके भगा रही हो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर किसी ने इन पांचों को यहाँ पर रखने की कोशिश की तो मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। हाँ, हम अपनी माँ को कहीं नहीं जाने देंगे। अगर माँ ही यहाँ नहीं रहेंगी तो हम अपनी पत्नियों को यहाँ रखकर क्या करेंगे? हाँ भैया, आप ठीक कहते हो, हमारी माँ कहीं नहीं जाएंगी। भाभी और मीरा, आप सभी को जाना ही होगा। हम अपनी माँ को दुख में नहीं देख सकते। ठीक है, जब आप सभी का यही फैसला है तो हम चली जाती हैं। हाँ दीदी, आप ठीक कहती हैं। चलो मीरा, हम अपना सामान पैक कर लेते हैं। इस तरह से वो तीनों अपने मायके जाकर सब कुछ बता देती है। लेकिन नंद किशोर जी ने जब अपनी मजबूरी बताई तो वो वहां भी नहीं रुक पाई। अब वो पांचों अपने पिताजी से झूठ बोलती हैं कि वो अपने ससुराल ही चली जाएंगी और मार पीट सहकर अब वो वहीं रह लेंगी। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो सभी अपना सामान लेकर सड़क पर बैठी रो रही थी। अरे बेटी, तुम लोग इस रोड पर बैठकर क्यों रो रही हो? तुम सभी के साथ कुछ हुआ है क्या? हाँ काकी, हमारे ससुराल वालों ने हमें घर से भगा दिया और मायके में पापा जी की मजबूरी देखकर हम रोड पर आ गई हैं। ओह, ये तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। तुम सब एक काम करो ना, अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो। मैं अपने घर पर अकेली ही रहती हूँ, तुम सब मेरे साथ ही रहना। इस तरह से वो पांचों बहनें काकी के घर की तरफ निकल जाती हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि खुद के ससुराल वालों ने उन्हें नहीं देखा तो कोई अनजान उन्हें ज्यादा दिन अपने घर में रहने देगा? क्या काकी उन्हें अपने मतलब के लिए घर ले जा रही थी? आगे उन बहनों के साथ क्या होने वाला है? आखिर उन सभी ने तरबूज की खेती करके तरबूज और मिल्क का टेस्टी जूस, तरबूज की मिठाई, तरबूज से फ्रेश क्रीम कैसे बना ली, तरबूज से फेस क्रीम कैसे बना ली और खुद ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया जिसकी चर्चा शहर में भी होने लगी थी। पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए शुरू से देखते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो इस उम्र में भी अभी चूल्हा चौका करना पड़ रहा है। एक दिन खाना ना बनाओ तो सभी लोग घर में पूरा दिन भूखे रह जाएंगे। पता नहीं कब तक मुझे ये सब करना पड़ेगा। अरे यशोदा, खाना हो गया हो तो जल्दी यहाँ पर ले आओ। हम सभी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ ले आई।
मैं चावल और रोटी भी ले आती हूँ, फिर आपको परोस देती हूँ। हाँ जल्दी करो माँ, बड़ी तेज की भूख लगी है। लो अब आराम से खाओ सब। माँ आप बीच में बैठ जाओ, फिर वहां हवा कर दो, इससे हवा सभी के पास जाएगी। ठीक है, तुम सब अब खाना खा लो। सच में यशोदा को अब उम्र के हिसाब से ज्यादा काम पड़ने लगा है। मुझे अब अपने बेटों की शादी के बारे में सोचना चाहिए। कम से कम इस घर में बहू आ जाएगी तो घर का सारा काम संभाल लेगी। मैं ऐसा करता हूँ, गरीब घर की लड़की देखकर सबसे पहले किशन की शादी कर देता हूँ, फिर एक बहू आ जाएगी तो यशोदा की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। पिताजी क्या हुआ, आप क्या सोचने लगे? वैसे माँ को अकेले ही सब करना पड़ता है, घर में एक लड़की तो होनी चाहिए जो माँ को आराम दे सके। देख बेटा, तू घर में सबसे बड़ा है तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले तेरी शादी कर दूं, फिर बाद में सभी की होती रहेगी। जी पिताजी, जैसा आप उचित समझे। कुछ दिनों बाद नंदलाल जी नंदकिशोर जी के पास दूसरे गांव में उनकी बेटी के रिश्ते के लिए बात करने जाते हैं। क्यों नहीं, लेकिन पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, फिर आराम से बात करते हैं। आगे पेड़ के नीचे खाट डाल रखी है, वहां बैठते हैं। ठीक है चलिए। अरे सीता बेटा, कटोरी में वो गुड़ तो लाना जरा। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत थी? अरे कोई बात नहीं भैया, थोड़ा सा ही ले लीजिए। ये आपकी बड़ी बिटिया है ना? हाँ भैया। बेटी, चाचा जी को नमस्ते करो। नमस्ते चाचा जी। खुश रहो बिटिया। हाँ तो अब बताइए, आप कौन सी जरूरी बात करने आए थे? भैया, मैं अपने बड़े बेटे किशन के लिए आपकी सीता बेटी का हाथ मांगने आया था, अगर आपको एतराज ना हो तो। अरे ये तो हमारे लिए खुशखबरी की बात है, भला हमें क्यों एतराज होने लगा? आप भी किसान हैं, हम भी किसान हैं। अगर दोनों ही बराबर के हैं, हमें तो खुशी होगी आपके घर रिश्ता करके। लेकिन एक बात है। कौन सी बात? क्या आपको मेरा बेटा किशन पसंद नहीं? अरे नहीं नहीं, किशन बेटे को तो मैं अच्छे से जानता हूँ। तो फिर क्या बात है? देखिए, मैं चाहता हूँ मेरी 5 बेटियों की शादी एक साथ ही हो जाए। आप तो जानते हैं हम गरीब हैं, तो हर बार शादी का इंतजाम करना हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए मैंने सोचा है, अगर आपके 5 बेटों से मेरी 5 बेटियों की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यह तो और भी खुशी की बात है। हमें तो इस बारे में कोई भी एतराज नहीं है। बस एक बार मैं अपने 5 बेटों से बात कर लेता हूँ, फिर आपको पक्की बात बताता हूँ। ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम से बता देना। इस तरह कुछ समय बाद घर में पहुंचने पर सभी लोग मान गए। इसी के चलते नंदलाल के 5 बेटों की शादी हो जाती है। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन अचानक नंदकिशोर की तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए नीतू और पूजा अपने ससुराल में बताकर मायके चली जाती हैं। इधर सीता और गीता भी गर्मी की वजह से बीमार पड़ जाती हैं, जिसके बाद अब खाली मीरा को पूरा घर का काम देखना पड़ता है। इसलिए वो अपनी सास से काम में मदद ले लिया करती थी। एक दिन अचानक, ना जाने कैसी लड़की है ये। मीरा को मैंने सुबह ही बोला था कि खाना बनाने के बाद शाम के लिए उपले निकाल कर रख दे, लेकिन मेरी बात तो जैसे समझ ही नहीं आती उसे। हम मुझे ही ऊपर कोठे पर रखे उपले उतारने होंगे। चलो अब ऊपर से उतार ही लाती हूँ। और तभी यशोदा का पैर नीचे जलती हुई गर्म आग पर पड़ जाता है। हे भगवान, ये नीचे क्या रखा हुआ था? मेरा तो पैर ही जल गया। ये तो पूरे पैर में जलन हो रही है। ये सब उस मीरा का ही किया धरा है। 2 बहनें तो बाप की तबीयत का बहाना बनाकर मायके भाग गई, 2 बीमारी का कहना बनाकर अपने घर में पड़ी है, और इस मीरा को तो ढंग से काम भी नहीं आता।
सारा दिन इसके साथ मिलकर काम करवाओ, तब जाकर काम करती है। क्या फायदा ऐसी बहुओं का। अब तो और ज्यादा जलन होने लगी। आज तो इस मीरा को नहीं छोड़ूंगी मैं, इसी की वजह से मेरा पैर जला है। मीरा, अरे ओ मीरा, कहाँ है तू? रुक, अभी तुझे बताती हूँ। उस दिन यशोदा ने मीरा के साथ मारपीट की और घर पर ही रह रही तीनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। मजबूर होकर नंदलाल और उनके बेटे कुछ भी नहीं बोल पाए। उधर मायके में भी नंद किशोर ने अपनी मजबूरी बताई तो सभी बेटियां ये झूठ बोलकर वहां से चली गई कि वो मारपीट सहकर ससुराल में रह लेंगी। लेकिन वो सभी जंगल की तरफ जाने वाली सड़क के पास बैठकर रोने लगी। तभी एक काकी उन्हें अपने साथ ले आई। देखो देखो बेटी, तुम्हारे साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब तुम मेरे खेत में काम करके मेरे यहाँ आराम से रह सकती हो। शुक्रिया काकी, आपने हमें सच में उस समय सहारा दिया है जिस समय हमारे अपने भी हमारे हालत नहीं समझ पाए। कोई बात नहीं बेटी, अब तुम थोड़ी देर आराम करके खाना बना लेना। आज के लिए तो राशन हो जाएगा, लेकिन कल तुम सभी बाजार से राशन ले आना और हाँ, मुझसे पैसे लेते जाना। आज काकी की वजह से हमारे पास आशियाना है। हाँ दीदी, लेकिन अकेले काकी कब तक हमारा खर्चा उठाएंगी? हाँ गीता, ये तो बात तुमने सही कही। दीदी, काकी ने राशन के साथ हमें कुछ फल भी खरीदने के लिए कहा था, तो हम कौन सा फल लें? वो देखो, उस ठेले पर तरबूज बिक रहे हैं, हम उसे ही खरीद लेंगे। वैसे दीदी, एक बात कहूँ, अगर इस तरबूज को आधा काट कर और आगे से कुछ दूरी पर ऊपर तक कटिंग कर दी जाए तो कुछ और ही तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा दीदी, जरा हमें भी तो बताओ। अरे वो हेलमेट। धत पगली, ये फल है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। वैसे नीतू दीदी का आइडिया सही है। इस गर्मी में धूप से बचना है तो हेलमेट को ही पहन लो, फिर तो सर पर जरा सी भी धूप नहीं लगेगी। हाँ दीदी, आप भी ना बहुत ही मजाक किया हो। अगर हमने इसे पहन लिया तो लोग सिर्फ हमें ही देखेंगे। अच्छा, बस मजाक बंद करो, समय हो रहा है ना। नीतू, तुम जाओ एक तरबूज ले लो, तब तक हम घर के लिए राशन ले आते हैं। ठीक है दीदी। चलो, अब राशन तो ले ही लिया, अब नीतू तरबूज लेकर आ जाए, फिर हम घर चलते हैं। लो, नीतू भी आ गई। दीदी, मैं तरबूज ले आई। अरे नीतू, पहले तो इस ठेले पर भीड़ नहीं थी, अचानक इतने ग्राहक कैसे आ गए? पता नहीं दीदी, जब मैं तरबूज लेने गई थी तो तभी बहुत सारे लोग तरबूज लेने वहाँ पर पहुँच चुके थे। इसका मतलब है कि इस गर्मी के मौसम में लोग ठंडे तरबूज ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ दीदी, मैंने सुना है इसे खाने से पेट में ठंडक रहती है। हाँ दीदी, और कोई कोई तरबूज तो एकदम मीठे और टेस्टी भी लगते हैं। अच्छा दीदी, ये हमारा वाला तरबूज मीठा तो होगा ना? हाँ जरूर होगा, क्योंकि जो लोग तरबूज टेस्ट कर रहे थे वे बता रहे थे कि बहुत मीठी तरबूज है। वैसे हम सभी तरबूज की खेती करें तो कैसा होगा? ये तो अच्छा आइडिया रहेगा, लेकिन काकी से बात करनी पड़ेगी। दीदी, हम तरबूज उगाकर क्या करेंगे? नीतू, हम तरबूज नहीं बल्कि उसका रस निकाल कर बेच सकते हैं। अगर हमारी बिक्री हुई तो कम से कम हम अपना खर्चा तो निकाल ही लेंगे। हाँ दीदी, आप ठीक कहती हो। आज हम सब काकी से इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन सभी ने काकी से बात की और तरबूज की खेती शुरू कर दी। शुरू में सभी ने तरबूज का जूस बेचा, लेकिन जूस की उतनी कमाई नहीं हो पाई जितनी सभी ने सोची थी। एक दिन पांचों अपना ठेला साफ कर रही थी। अरे गीता, ये जो सब तरबूज के छिलके हैं ना, इसे रोड पर ही फेंक दो। ठीक है दीदी, आज हम इन छिलकों को यहीं पर फेंक देते हैं। अरे बहन जी, ये क्या कर रही हो? यहाँ पर इस तरह कूड़ा करना मना है। वो तो कोई पुलिस वाला ना था, नहीं तो सीधा चालान काट देता। सॉरी भैया जी। अच्छा सुनो गीता, और तुम सभी ठेले की सफाई कर लो, घर चलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं ये छिलका फेंक कर अभी आई। ठीक है दीदी। बाप रे, इसमें तो पहले से ही इतने छिलके पड़े हैं। काश इन छिलकों का कुछ उपयोग हो पाता।
खैर अब चलती हूँ, घर के लिए भी तो लेट हो रहा है ना। घर पहुंचने के बाद अच्छा गीता, मेरे मन में दुकानदारी को बढ़ाने का एक जुगाड़ आया है। कैसा जुगाड़ दीदी, जरा हमें भी तो बताओ। मैं सोच रही थी जैसे कद्दू से मिठाई बन सकती है, वैसे ही हम तरबूज के अंदर वाली बीज परत से भी मिठाई बना सकते हैं ना। अरे हाँ, ये तो मस्त जुगाड़ है और हम उसे बेच भी सकते हैं। लेकिन दीदी ये बनता कैसे है? अरे बहुत आसान है। तरबूज की बीज की परत को टुकड़ों में काटकर गर्म पानी में उबालना होता है और फिर उसे चाशनी में डालकर उबाल दो। इसके अलावा स्वाद के लिए इसमें इलायची और दूसरी चीजें भी उबाल सकते हो, जिससे मिठाई का स्वाद दोगुना हो जाए। फिर तो ठीक है, आप इस मिठाई को बना ही लो अब। कुछ दिनों बाद सभी ने मिठाई बनाकर ठेले पर बेची तो लोग उसे खूब खरीदने लगे। वाह दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। आपकी मिठाई बेचकर तो सच में हमारी थोड़ी बहुत कमाई बढ़ गई। वैसे आपकी तरह हमें भी कोई जुगाड़ पता चल जाए तो हम भी अपनी चीजें बनाकर बेच सके। हाँ वो तो है। वैसे तुम भी अपना दिमाग लगा सकती हो, सोचने में कुछ जाता थोड़ी है। अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बता देना। अच्छा दीदी, अब हम सभी खाना बना लेते हैं, फिर आराम से ठेला लेकर बाजार चलेंगे। दीदी आज मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, आप लोग चले जाना, मैं कल से चलूंगी। कोई बात नहीं गीता, आज तो आराम कर ले। अगले दिन सभी एक साथ ठेले के साथ घर आ जाती हैं, तो तभी उस गाय को देखती हैं। अरे ये गाय कहाँ से आ गई? दीदी ये गाय तो कल भी आई थी, मैंने इसे रोटी खिलाई थी। दीदी जरा ध्यान से देखो, इसका पेट थोड़ा सा बाहर सा निकला हुआ है। मुझे तो लगता है ये गर्भवती है। हाँ बेचारी इस हाल में न जाने कहाँ कहाँ भटकती है। मेरा तो मन कर रहा है कि हम इसे अपने घर के पास ही रख लेते हैं। हाँ गीता, बस इसे घास पानी लाकर दे दिया करेंगे, कम से कम इसके बच्चे का तो पेट भर जाएगा ना। इस तरह से सभी ने उस गाय को पाल लिया। कुछ समय बाद उसके एक प्यारा सा बछड़ा पैदा हुआ और गाय भी दूध देने लगी। दूध को देखकर गीता के दिमाग में आइडिया आया कि अब वो ग्राहकों को तरबूज के रस में दूध, इलायची पाउडर, चाशनी और गुलाब की पत्तियां मिलाकर बेचेंगे। फिर क्या था, इस तरह से तरबूज के लिए भी ग्राहकों की भीड़ लग गई। मान गए गीता, आखिर तुमने भी अपना जुगाड़ दिखा दिया। हाँ दीदी, आखिर बहन किसकी हूँ। वैसे दीदी आपने सच कहा था, सोचने और चिंतन करने से दिमाग में जुगाड़ बहुत से आ जाते हैं। आज और अभी मेरे दिमाग में एक जुगाड़ आया है। लो, अब नीतू दीदी ने भी कुछ सोच लिया। अरे सोच लिया है तो फिर बताने में देरी क्यों? तुम भी बता दो तुमने क्या सोचा है। दीदी मैं सोच रही थी जैसे आप तरबूज के बीज के हिस्से से मिठाई बनाती हो, क्यों ना हम उसी हिस्से से अचार बनाकर देखें। बनाकर देखें क्यों? अरे समझ लो बन गया। अब मूली, गाजर, सलजम इन सभी के अचार बन जाते हैं तो फिर तरबूज का क्यों नहीं बनेगा। तो फिर ठीक है, कुछ दिन बाद हमारे ठेले पर अचार भी बिकने लगेगा। लेकिन ये अचार बनेगा कैसे? इसमें भी वही सब चीजें डलती हैं जो बाकी अचार में डाली जाती होंगी। बस पहले तुम तरबूज के बीच वाले छिलके को सुखा लेना, फिर इसके मसाले तैयार कर लेना, जैसे सौंफ, कलौंजी, मेथी दाना, लाल मिर्च पाउडर। फिर इन्हें सभी को सूखे छिलके में मिक्स करके सरसों के तेल में डुबा लेना। हाँ ये ठीक रहेगा। इस तरह अब सभी लोग 3 से 4 चीजें बेचने लगे। अरे पूजा, तुझे कितनी बार बोला है अपना मुंह ढक लिया कर। देख तो तेरे चेहरे पर लगातार धूप पड़ रही है और तेरा चेहरा काला सा पड़ता जा रहा है। अरे दीदी, काले होने से क्या होता है, बस चेहरे पर फ्रेशनेस दिखनी चाहिए। हाँ ये भी सही है, तो तू कोई क्रीम क्यों नहीं खरीद लेती है जिससे तेरे चेहरे की फ्रेशनेस बनी रहे। नहीं दीदी, क्रीम क्या, बाहर हर चीज तो बिकती है, सब में मिलावट होती है, इसलिए मुझे स्किन का कोई भी प्रोडक्ट लेने में अच्छा नहीं लगता। हाँ ये तो सही बात है, मेरी भी यही सोच है। अच्छा अब घर चलने का समय हो गया है, कुछ तरबूज बचे हैं तो उन्हें घर पर ले जाकर खा लेते हैं हम लोग। ठीक है। अरे आज तो मैंने बड़ा अजीब सपना देखा।
मैं सपने में देख रही थी कि कोई मेरे चेहरे पर तरबूज को रगड़ रहा है। कहीं ये सपना कोई इशारा तो नहीं है ना? अरे हाँ, जिस तरह एलोवेरा के पौधे से फ्रेश क्रीम बन जाती है, वैसे ही तरबूज के बीज के छिलके से भी तो क्रीम बनाई जा सकती है ना? पक्का तो नहीं पता, लेकिन कोशिश करने में क्या जा रहा है। लेकिन ये बनेगा कैसे? अगर वो सब चीजें जो फेस के लिए सही है उन्हें इसके साथ मिक्स करके लगाए तो हाँ, बन सकता है ऐसा ही। अरे पूजा, तेरा चेहरा तो बदला बदला लग रहा है, ये कैसे हो गया? चालाक लड़की हम सभी से बोलती है कि क्रीम नहीं लगाती और कुछ चोरी छिपे क्रीम लगा रही है। अरे नहीं दीदी, ये क्रीम नहीं है। अच्छा तो क्या है? ये नेचुरल खूबसूरती आ गई, वो भी धूप में काम करने पर। नहीं दीदी, बस आप सभी लोगों की तरह मेरा भी ये जुगाड़ है। मैंने तरबूज के छिलके को सुखाकर पीस कर उसमें बेसन, शहद, नींबू का रस सभी मिलाकर एक पेस्ट बनाया और उसे अपने चेहरे पर लगाकर टेस्ट करने लगी। रिजल्ट हमारे सामने है। अब तो हम इसे बेचने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। हाँ दीदी, हम इसे बेच भी सकते हैं। एक दिन उनके पास एक ग्राहक आ जाता है। अरे मेरा मतलब ऐसे तरबूज जो तुरंत खेत से तोड़कर लाए गए हों। अगर है तो बताओ, मैं ताज़ा तरबूज का रस पीना चाहता हूँ। इसके बदले में मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। जी नहीं, ऐसा तो कोई तरबूज नहीं है हमारे पास। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। दीदी, आपको कुछ पता चला? नहीं तो क्या कहना चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ, उस ग्राहक की बातों से मुझे एक आइडिया मिल गया। तू ही बाकी रह गई थी। अब लगता है तू भी कोई जुगाड़ बताने वाली है। हाँ दीदी देखो, अगर हम अपने तरबूज के खेत पर कुछ ऐसा बनाएं जिसमें शॉप और फार्म हाउस दोनों की फील आए, मतलब हम लोगों को फार्म हाउस में ये सुविधा देंगे कि अपने हिसाब से तरबूज तोड़ लो या उसका जूस बनवा लो, लेकिन उसकी कीमत हम ज्यादा रखेंगे क्योंकि वो सब फ्रेश और लाइव होगा ना। और उस शॉप का नाम होगा काकी वाटरमेलन फार्म हाउस। बहुत बढ़िया नाम है दीदी। इस तरह उनका फ्रेश फार्म हाउस का काम भी शुरू हो गया। वहां से उन्होंने बहुत पैसे कमाए। उन पांचों बहनों का नाम शहर में भी मशहूर हो गया। उधर नंदलाल के पांचों बेटे और उनकी माँ सब कुछ जानकर अपनी गलती पर शर्मिंदा होने लगे। इसलिए एक दिन वो काकी के घर आते हैं। वहां पांचों बहनें और काकी पहले से मौजूद थी। सीता, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हाँ गीता, हमने जो भी किया वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। नीतू, हमने बिना तुम्हारे बारे में सोचे सब फैसले एक साथ ले लिए। वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मीरा बहू, उस दिन मैंने बिना सोचे जाने तुमसे बदतमीजी कर दी। बाद में मुझे पता चला कि चूल्हे की राख तो रुपेश ने आलू निकालने के लिए बाहर निकाला था। बहू, मुझे माफ कर दे। बस अब कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। जब तुमने देखा कि ये पांचों लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो गईं, तब जाकर पछतावा याद आ रहा है। मैं कहती हूँ तुम सब चले जाओ यहाँ से। शांत हो जाइए काकी, मैं इन सभी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है ना। हमने शादी के समय अपने पतियों से मरते दम तक साथ रहने की कसम खाई थी। हम अब उस कसम को कैसे झुठला सकते हैं? वैसे भी हमारे जीवन में इनके अलावा कोई नहीं आ सकता, इसलिए हम सभी अपने पतियों और सासू माँ को माफ कर देती हैं। इस तरह से पांचों बहुओं ने अपने पतियों और सासू माँ को माफ कर दिया और उन्हें भी अपने परिवार में शामिल कर लिया। अब उन पांचों के पति भी उनके साथ हाथ बटाने लगे।